हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर 12 है ये अपने परीक्षा में आएगा 6 अंक का। कितने अंक का? 6 अंक का ये चैप्टर आने वाला है। तो इसमें से क्या है कि एक तो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं और एक 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से अपने को 1-1 अंक वाले और 2-2 अंक वाले जो प्रश्न है वो तैयार करने हैं। तो अपना ये जो चैप्टर है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो आज इसका पार्ट नंबर 1 अपन लेकर के आए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मैं 4 बिंदुओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें देखो पहला बिंदु है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या क्या है, उदाहरण क्या क्या है, वो सारी बातें अपन देखेंगे। इसके बाद में देखो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का ठीक प्रकार से कैसे उपयोग किया जाए, ये चीज अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में है वन संरक्षण और प्रबंधन। तो जो वन संरक्षण और प्रबंधन है तो इसमें अपन पढ़ेंगे भाई वर्तमान में वनों का जो विनाश हो रहा है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, वन हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं और वनों के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसके अलावा अपन बात करेंगे एक और चीज की जिसे अपन बोलते हैं सामाजिक वानिकी। तो इन 4 बिंदुओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन इसमें देखते हुए चलेंगे। बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जहां से अपने को रिक्त स्थान वाले प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं वो भी अपन देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर अपन प्रश्नों के हिसाब से चलते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए आप, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि संसाधन या रिसोर्स किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या होता है, तो मनुष्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मनुष्य के काम आ रही है, या तो मनुष्य जिसको सीधा काम में ले रहा है या उसका रूप बदल करके काम में ले रहा है। सीधा जैसे मान लीजिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि उसका रूप बदल करके उसको काम में लिया जाए। तो देखो जैसे अपन पेड़ पौधे से लकड़ी प्राप्त करते हैं तो लकड़ी को सीधा अपन जलाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो लकड़ी अपने को प्राप्त हो रही है वो सीधा मनुष्य के लिए काम की योग्य है। और अप्रत्यक्ष रूप में जैसे अपन लकड़ी से कुर्सी बनाते हैं या टेबल बनाते हैं फिर उसका उपयोग लेते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुई, लकड़ी उपयोग में आ गई। तो संसाधन किसे बोलेंगे अपन, मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग में आने वाली हर वस्तु ही क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और जिनका प्रयोग अपन सीधा ही कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है। तो ऐसे कोई भी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और जिनको अपन बिना परिवर्तन के काम में ले सकते हैं वो सारे संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो इस धरती पर जितने भी संसाधन अपन देख रहे हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन दोनों प्रश्नों को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद में कुछ बातें अपन देखेंगे और फिर कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात आपको समझनी क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को अपन 3 आधारों पर बांट सकते हैं या 3 प्रकार से अपन इनका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नहीं है ये, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है। भाई प्राकृतिक संसाधनों को 3 आधारों पर बांटा जा सकता है या 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो पहला आधार क्या है इसका, विकास व प्रयोग के आधार पर। तो विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। दूसरा वर्गीकरण हमारा उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो इस आधार पर हमारे संसाधन जो है एक तो है जैव संसाधन और दूसरे अजैव संसाधन। और तीसरा हमारा आधार है भंडारण या वितरण के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो ये 3 अलग अलग आधार है जिसके आधार पर अपन ने क्या कर दिया, जो संसाधन है उसको बांट दिया। पहला अपने विकास और प्रयोग के आधार पर देखा, तो इसके आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन है। दूसरा अपन ने उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर देखा, तो इस आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन है।
और तीसरा अपन ने भंडारण या वितरण के आधार पर देखा, तो इस आधार पर अपने सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन है। तो आगे जो प्रश्न है उनमें अपन इनकी संसाधनों की परिभाषा देखते हुए चलेंगे। भाई वास्तविक संसाधन क्या होते हैं और संभावित संसाधन क्या होते हैं, जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं और स्थानिक संसाधन क्या होते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई प्राकृतिक संसाधनों को अपन किस किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं अब। ठीक है भाई, हाँ जी, आपके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो वास्तविक संसाधन किसे कहा जाता है, इसके उदाहरण अपने को लिखने हैं। तो देखो ऐसे संसाधन जिनकी संख्या और मात्रा, क्या चीज, संख्या और मात्रा हमें पता है तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें वास्तविक संसाधन कहा जाता है। तो ऐसे कोई भी संसाधन है जिनकी संख्या और मात्रा हमें वर्तमान में पता है और जिनका प्रयोग अपन वर्तमान में कर भी रहे हैं, वो सब कौन से संसाधन कहलाएंगे, भाई वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। तो इसमें देखो आप, जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा है, तो हमें पता है भाई जर्मनी में कितना कोयला है, उसकी मात्रा हमें पता है, इसलिए वास्तविक संसाधन है और साथ ही इसको वर्तमान में अपन काम में भी ले रहे हैं। पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा है, तो इसकी मात्रा हमें पता है पश्चिम एशिया में कितना खनिज तेल है और साथ में हम वर्तमान में खनिज तेल का उपयोग कर भी रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा है, तो इसकी मात्रा हमें पता और साथ में वर्तमान में अपन इसको क्या कर रहे हैं, काम में भी ले रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं अब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संभाव्य संसाधन किसे कहा जाता है, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो ऐसे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संख्या और मात्रा का हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिनकी संख्या और मात्रा का हम अनुमान नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान में समय में नहीं कर रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में जिसका उपयोग अपन कर सकते हैं, वो संभावित संसाधन कहलाएंगे। तो क्या बताया हमने कि ऐसे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संख्या या मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते और वर्तमान में जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे, संभावित संसाधन कहलाएंगे। तो इसमें देखो उदाहरण, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभावित संसाधन है और इसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये दोनों प्रश्न आ गए कि एक तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं और दूसरे संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात अपने को ध्यान में रखनी है, तो पहले आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर मैं विशेष बात बताता हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण बात है आपके सामने कि 20 वर्ष पहले तेजी से चलने वाली पवन चक्कियां एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में देश में तकनीकी प्रगति हुई है, जिसके कारण आज हम पवन चक्कियों का प्रयोग कर पा रहे हैं। अतः वर्तमान में पवन चक्कियां एक वास्तविक संसाधन है। तो वर्तमान में पवन चक्कियां क्या है, एक प्रकार का वास्तविक संसाधन है, लेकिन 20 वर्ष पहले क्या था, एक संभाव्य संसाधन था ये। तो इस आधार पर अपन समझ सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग अपन वर्तमान में कर रहे हैं और जिनकी मात्रा या संख्या हमें पता है, वो वास्तविक संसाधन में आते हैं, और जिनकी संख्या मात्रा हमें पता नहीं और जिसको वर्तमान में अपन काम में नहीं ले रहे हैं, वो कौन से संसाधन माने जाएंगे, संभाव्य संसाधन माने जाएंगे। तो पवन चक्कियां 20 वर्ष पहले एक संभाव्य संसाधन थी, संभावना थी भाई पवन चक्कियों को अपन काम में लेंगे, लेकिन उस समय अपन काम में नहीं ले रहे थे, लेकिन वर्तमान में अपन इसको क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो 20 वर्ष पहले तो ये एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन वर्तमान में अपन इसको काम ही ले रहे हैं, इसलिए ये वास्तविक संसाधन बन गया है वर्तमान में। ठीक है, अब इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं वापस। तो देखो, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के ऊपर भी अपन प्रश्न देख लेते हैं। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो सजीव या जीवित वस्तुएं जो भी होती है वो सब जैव संसाधन कहलाती है। तो जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। तो मनुष्य खुद भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। तो जैव संसाधन किसे बोलेंगे अपन, सजीव या जीवित वस्तुएं ही जैव संसाधन कहलाती, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। इसके बाद में देखो आप अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है, उदाहरण के लिए जैसे मृदा, वायु, प्रकाश आदि।
तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं इस धरती पर वो अजीव संसाधन है। तो ये जीव संसाधन और अजीव संसाधन ये दोनों प्रश्न भी आपके सामने आ गए हैं, तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। और दूसरा इसी तरीके से प्रश्न है कि स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो यहां पर देखो आप सर्वव्यापक संसाधन अपन किसे कहेंगे, तो ऐसे संसाधन या वस्तुएं जो सभी जगह पाई जाती है तथा आसानी से उपलब्ध हो जाती है वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु, मृदा आदि। तो ऐसे कोई से भी संसाधन है जो सभी जगह पाए जाते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कह देते हैं। जैसे उदाहरण में इसमें वायु, मृदा जो कि हर जगह उपलब्ध है। अब स्थानिक संसाधन किसे कहेंगे अपन, तो देखो ऐसे संसाधन या वस्तुएं जो कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। और इसके अंदर उदाहरण में जैसे तांबे का अयस्क सब जगह नहीं मिलता, कुछ विशेष स्थानों पर ही मिलता है। लोहे का अयस्क है तो ये भी कुछ विशेष स्थानों पर ही मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह मिलेंगे और आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि स्थानिक संसाधन कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं, तो मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके ये जो सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन है ये भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब ये जो वर्गीकरण है एक अलग तरीके का वर्गीकरण है जिसमें अपन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन सारे प्रश्नों के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोनों। एक तो ये वाला प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है और एक ये वाला प्रश्न भी आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है और क्या इनका उत्तर है। हाँ जी, देखो नवीकरणीय संसाधन, तो वे वस्तुएं या संसाधन जिनका निर्माण और प्रयोग दोबारा किया जा सकता है उसे तो अपन बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे कोई भी संसाधन इस धरती पर उपलब्ध है जिनका निर्माण अपन दोबारा कर सकते हैं और जिनका प्रयोग अपन दोबारा कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे हैं उसको काट करके अपन उससे लकड़ी प्राप्त कर लेंगे तो दोबारा पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, तो वो एक नवीकरणीय संसाधन बन गया। सौर ऊर्जा का उपयोग अपन करते हैं तो कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है, वो दोबारा हमें उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरीके से पवन ऊर्जा का उपयोग अपन कर सकते हैं, वो दोबारा से हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसके उदाहरण हो गए। अब देखो आपके बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण लिखिए। तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये दोनों वर्गीकरण जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन अपन किसे बोले कि वे वस्तुएं या संसाधन जिनका निर्माण और प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। और अनवीकरणीय संसाधन जिनका निर्माण और प्रयोग अपन दोबारा नहीं करें या जिनको निर्माण करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसे बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधन। मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन हमारे लिए समाप्त हो जाएंगे। तो देखो यहां पर वे वस्तुएं या संसाधन जिनका भंडार सीमित है, सीमित का मतलब जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं है या जिनके निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है उसे क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। हाँ जी, अब देख लो, आप आराम से दिख रहा आपको। वे वस्तुएं या संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं है या जिनके निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भंडार जो है समाप्त हो जाएंगे। और आप सभी को पता होगा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये लाखों वर्ष पहले धरती में उथल पुथल हुई थी, जिसके कारण जो धरती के पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन में दब गए थे उसके कारण बने थे। तो इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा था।
अब यदि इसी तरीके से अपन इनका उपयोग लेते रहे, इनका उपयोग करते रहे, तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कि इनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे और उसके उदाहरण, तो वे वस्तुएं या संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल भी नहीं है या जिनके निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लो। ये दोनों जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन वाले। जो अपन ने 3 आधार देखे थे वर्गीकरण के, उनसे अलग वर्गीकरण है, ये 4था वर्गीकरण है अलग से। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जिसमें से रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो देखो ये लाइन क्या है, संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही उनका संरक्षण है। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही उनका क्या कहलाता? संरक्षण कहलाता है। तो जो भी संपदा या संसाधन है उसका योजनाबद्ध तरीके से समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही उनका क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। तो जैसा कि मैंने यहां पर देखो क्या कर रखा है कि यहां पर अंडरलाइन मारा, एक यहां पर अंडरलाइन मारा और एक यहां पर अंडरलाइन मारा। तो ये तीनों जो शब्द है, लाइन ये ऐसे कैसे दी जा सकती है, बस ये शब्द जो है रिक्त स्थान में दिए जा सकते हैं, मतलब इनकी जगह खाली स्थान छोड़े जाएंगे तो आपको यहां पर ये शब्द भरने होंगे। तो संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित, विवेकपूर्ण उपयोग करना ही उनका क्या कहलाता? संरक्षण कहलाता। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्त स्थान की दृष्टि से, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है। देखो वर्तमान में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही, क्यों पड़ रही है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख लेंगे। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है उसका? तो देखो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग हो। तो जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवेकपूर्ण उपयोग हो, वही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहलाएगा। तो देखो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हमारा तात्पर्य क्या है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक और अधिकाधिक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग हो। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो आप उससे पहले वीडियो पॉज करके ये बातें आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, तो हमारे सामने जो प्रश्न है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारा एक साथ आ जाए आपके सामने। देखो प्राकृतिक संसाधनों या संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो प्राकृतिक संसाधन या संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 2 नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो क्यों आवश्यकता है। वर्तमान समय में मानव जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से, गलत और विनाशकारी ढंग से शोषण कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि वर्तमान में मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मानव को भोजन की, वस्त्र की, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो इस कारण से जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है वर्तमान में अब कि जैसे पेड़ पौधों की संख्या को धीरे धीरे काटा जा रहा है, तो उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। पहले क्या था कि पेड़ पौधे और जंतुओं की मात्रा संतुलन में थी। पेड़ पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदलते थे, जंतु उतनी ही ऑक्सीजन को अपने श्वसन के लिए काम में लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते थे।
तो उन दोनों के बीच में क्या था कि एक संतुलन बना हुआ था। लेकिन वर्तमान में पेड़ पौधों की संख्या हो गई कम, जंतुओं की संख्या बढ़ रही है, मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, तो वो संतुलन बिगड़ने लग गया है और बिगड़ने से मानव का खुद का अस्तित्व भी क्या हो गया, खतरे में पड़ गया है। तो इसलिए मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने विकास को बनाए रखने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने की क्या है, आवश्यकता है। एक बार अब दोबारा देख लीजिए इसको। देखो हमने क्या देखा कि वर्तमान में मानव जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण से हमें प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। संतुलन बिगड़ने से मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव का अस्तित्व बनाए रखने और विकास और प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्या है, आवश्यक है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको भी आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वनों के लाभ या महत्व लिखिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर के प्रश्न में कि वनों के 4 लाभ या महत्व लिखिए। तो आपको 4 याद करने हैं कम से कम। वैसे मैं क्या 5 बता रहा हूं आपको, तो आपको कम से कम 4 याद कर लेने हैं। यहाँ पर कितने याद कर लेने, 4 महत्व आपको याद कर लेने। तो देखो यहाँ पर पहला वनों के निम्नलिखित लाभ या महत्व है। तो पहला लाभ क्या है, वन बरसात के नियंत्रक होते हैं। जहां वन अधिक होते हैं वहां पर बरसात भी क्या होती है, अच्छी होती है। क्या होता है कि वन के जो पेड़ पौधे हैं वो ठंडा वातावरण रखते हैं, तो बादल जो होते हैं वहां पर आसानी से बरसात कर जाते हैं। तो इसलिए वन बरसात के नियंत्रक होते हैं और वन जहां पर अधिक होंगे वहां बरसात भी क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरा देखो, वन जलवायु के लिए वायुमंडल को आर्द्रता की पूर्ति करते हैं। देखो जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें वो रंध्रों की सहायता से या पौधा अपने वायवीय भागों उनकी सहायता से क्या करता है, जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालता है। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर में पसीना आता, ठीक इसी तरीके से पौधे में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वो गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा बनाए रखता है। तो जब जलवाष्प उसके शरीर से बाहर निकलती है तो वायुमंडल को वो आर्द्रता की पूर्ति करती है। तो वन जलवायु के लिए वायुमंडल को क्या करते हैं, आर्द्रता की पूर्ति करते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो, वन पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जो वन होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक है। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चौथा देखो, वन प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं कई सारे जो जीव जंतु उनके निवास के स्थल को बनाए रखते हैं और कई सारे जो जीव होते हैं वो प्रकृति में संतुलन बनाने का ही काम करते हैं। तो इसलिए वन प्राकृतिक संतुलन को बनाने का भी काम करेंगे। और पांचवा है कि वन उपजाऊ मिट्टी की भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। होता क्या है भाई कि जब तेज बरसात होती है तो मिट्टी जो होती है, ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वो उपजाऊ होती है, तो वो कट करके दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन यदि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो उस मिट्टी को आसानी से बांधे रखती है। क्या करती है, वो मिट्टी को आसानी से बांधे रखती है। और जब वो मिट्टी को बांधे रखती है तो मिट्टी आसानी से कट करके नहीं जा पाती, चाहे बरसात का पानी आए, चाहे तेज हवा चले। लेकिन यदि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो मिट्टी जो है आसानी से कट करके दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वनों के मैंने 5 महत्व आपके बताए हैं, तो इनमें से कम आपको 4 महत्व याद कर लेने हैं। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, आपने कर लिया होगा नोट। में आगे बढ़ जाता हूं अब। हाँ जी, देखिए यहां पर एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न जो है आपके 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। तो देखो, वन जल और वायु के कारण होने वाली मिट्टी के कटाव को रोक करके उपजाऊ मिट्टी की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 2019 के अंदर। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। तो वन जल और मिट्टी के कारणों से होने वाली मिट्टी के कटाव को रोक करके क्या करते हैं, उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं। क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो ही उपजाऊ होती है। यदि वो कट करके चली गई तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत को रोके रखना बहुत जरूरी है, और ये पेड़ पौधे अपनी जड़ों की सहायता से आसानी से क्या करते हैं, कर जाते हैं पूरा।
ठीक है, तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में 4 बातें अपन महत्वपूर्ण सी देखेंगे जिनमें रिक्त स्थान पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप ये प्रश्न नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, किया आपने नोट। देखो नेक्स्ट जो बातें हैं वो प्रश्न के रूप में तो नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है रिक्त स्थानों के अंदर ये बातें हमसे पूछी जा सकती है। तो देखो यहाँ पर पहली बात लिखी हुई है कि भारत में लगभग 15,000 स्पीसीज के पुष्पीय पौधे और उससे लगभग दूनी स्पीसीज के वनस्पति समूह पाए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में लगभग 15,000 स्पीसीज या जातियों के पुष्पीय पौधे होते हैं और इससे दुगनी स्पीसीज शेष वनस्पति समूह की पाई जाती है, मतलब इससे दुगने अन्य प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि पौधे में कुल उपलब्ध जातियों में से 15% जातियां आर्थिक महत्व की होती है। तो इस धरती पर जितनी भी पेड़ पौधे उपस्थित है, जितनी भी वनस्पति उपस्थित है, उसकी 15% ऐसी है जो कि आर्थिक महत्व की है, मतलब जिनसे अपन पैसा या धन कमा सकते हैं या अपने उपयोग की सामग्री जिनसे बना सकते हैं। आर्थिक महत्व का मतलब ये है। और भारत में वन लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि भारत में लगभग वन कितने क्षेत्र में फैले हैं, 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके भारत में जो है मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो ये जो चारों बिंदु मैंने बताए हैं इनमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और रिक्त स्थान वाले नहीं पूछे तो यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न में अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में वन लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, तो लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये वन क्या है, फैले हुए हैं। प्रश्न आ जाए कि पौधों की उपलब्ध जातियों में से कितनी प्रतिशत आर्थिक महत्व की है, तो आप बता सकते हैं 15% है, या इन्हीं शब्दों को वो रिक्त स्थान में भी दे सकता है। तो आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके ये चारों जो बातें हैं, चारों जो पॉइंट है ये नोट करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। ठीक है भाई, किया आपने नोट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, आप देखिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की कोई एक विशेषता बताइए। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। भाई जैव विविधता का मतलब होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो प्रश्न आ जाए परीक्षा में, भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की कोई एक विशेषता बताइए। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जैव विविधता क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात जो अपने को ध्यान में रखनी है क्या है कि प्रारंभ में पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर वन थे, लेकिन आज वहां कितने रह गए, 16 से 17% भाग पर वन रह गए हैं। तो ये भी रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि अंडरलाइन मार दिया था पहले से ही। तो आप ध्यान रखना ये शब्द रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वन थे, तो 70% भूभाग पर वन थे। और वर्तमान में पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो 16 से लेकर के 17% भाग पर क्या है, वन उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात कि वन उन्मूलन का क्या अर्थ होता है, तो आप समझ जाना कि वनों का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, वन उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न और साथ में इसके साथ में ये दोनों जो बातें हैं ये आप नोट करेंगे और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किया आपने नोट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर अपना क्वेश्चन है भाई जूम खेती से क्या तात्पर्य है। तो देखो जूम खेती क्या है, ये 2018 के अंदर आपके प्रश्न पूछा गया है और वर्तमान में भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोबारा पूछा जा सकता है। तो जूम खेती क्या होती है, तो देखो वन उन्मूलन का एक प्रमुख कारण जूम खेती को माना जाता है। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर देते हैं, जिससे वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है और उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्र में यह विधि क्या करी जाती है, अपनाई जाती है। भारत के अंदर देखो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम के आदिवासी जो है इस प्रकार की खेती को अपनाते हैं। देखो दोबारा समझना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वनों का नष्ट होना क्या कहलाता है, वन उन्मूलन कहलाता है।
वनों का नष्ट होना क्या कहलाता है? वन उन्मूलन कहलाता है। अब देखो झूम खेती जो है एक पद्धति है कृषि की। इस पद्धति में क्या करते हैं कि कोई बड़ा सा जंगल है तो उस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं पहले उनको जला करके राख कर दिया जाता है। तो देखो पेड़ पौधे के अंदर जितने भी पोषक तत्व थे वो सब राख के रूप में उस भूमि पर रह जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उसका भूमि का जो उपजाऊपन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब उस भूमि पर यदि अपन खेती करते हैं, फसल लेते हैं तो पोषक तत्व बहुत ज्यादा है तो फसल का उत्पादन काफी अच्छा होता है। लेकिन जब 2-3 बार अपन फसल ले लेते हैं तो वहां के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है और वहां पर उत्पादन कम होने लग जाता है। तो फिर वो वहां के जो किसान है वो क्या करते हैं कि उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं और वहां का जो वन है उसको जला करके फिर इसी तरीके से खेती करते हैं। तो इस तरीके की जो कृषि पद्धति है इसको अपन बोलते हैं झूम खेती। लेकिन इससे वन उन्मूलन हो रहा है, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में। इससे क्या होता है, जंगल को जला करके राख कर दिया जाता है तो क्या होगा कि वनों का उन्मूलन होगा, वन जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी, तो दोबारा देख लीजिए झूम खेती से क्या तात्पर्य है। तो वन उन्मूलन का एक प्रमुख कारण झूम खेती को माना जा सकता है। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती, जिससे वहां की भूमि उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है। उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्रों में यह विधि अपनाई जाती है। हमारे देश के अंदर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम के जो आदिवासी है वो इस तरीके की खेती को अपनाते हैं। लेकिन वर्तमान में इस खेती पर रोक लगा दी गई है। तो आप या तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लें। 2018 का प्रश्न आया हुआ है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े अब। हाँ जी, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि वन उन्मूलन के कोई 4 दुष्प्रभाव लिखिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन उन्मूलन के कोई 4 दुष्प्रभाव लिखिए। तो वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव निम्न प्रकार है। तो इसमें देखो पहला है वन्य जीवन का विनाश होना। देखो वन्य जीवन विनाश होने का मतलब क्या है कि वन या जंगल है उसमें कई प्रकार के जो जीव जंतु रहते थे उनके जीवन का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जलवायु में परिवर्तन होना। देखो आप वर्तमान समय में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसी के कारण पृथ्वी का जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन आया है। तो वन उन्मूलन से जलवायु में भी परिवर्तन हो सकता है। मरुस्थलीकरण में वृद्धि होना, क्योंकि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहीं पर उपजाऊपन रहता है, अन्यथा मिट्टी कट करके दूसरी जगह चली जाती है, भूमि बंजर हो जाती है और मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। तो मरुस्थलीकरण में वृद्धि होना भी इसका वन उन्मूलन का दुष्प्रभाव है। इसके बाद में प्रदूषण में वृद्धि होना। तो आप समझ ही रहे हो कि पेड़ पौधों के काटने से वायु प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वन उन्मूलन के 4 दुष्प्रभाव को याद रखने 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। वन्य जीवन का विनाश होना, जलवायु परिवर्तन होना, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होना और प्रदूषण में वृद्धि होना। तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है भाई, बढ़ूं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय बताइए। 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय बताइए। तो मैं यहां पर 4 उपाय आपको बता रहा हूं। देखो, पहला है कि वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए। वन काटने और वृक्षारोपण दरों में समान अनुपात होना चाहिए। देखो, वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए, मतलब वन उतने ही काटे जाए जितने अपन वापस लगा सके। पोषणीय सीमा तक कटाई का मतलब ये होता है। तो जितने वृक्ष अपन लगा रहे हैं उतने ही काटें। तो वृक्षारोपण और वृक्ष काटने की दर दोनों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा देखो, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों के अंदर कई बार तो कृत्रिम कारणों से आग लगती है, कई बार प्राकृतिक कारणों से आग लगती है। तो हर कंडीशन में वनों की क्या करनी चाहिए, आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। झूम पद्धति की कृषि पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने भाई, झूम खेती जो होती है वो भी वन उन्मूलन का एक प्रमुख कारण होती है। तो इसलिए झूम कृषि की जो पद्धति है उस पर रोक लगा देनी चाहिए
और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक वानिकी क्या होती है आगे अपन बात कर लेंगे, लेकिन सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा जो होते हैं पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो वनों के संरक्षण हेतु जो 4 उपाय हैं वो उत्तर आप इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैंने बताया कि वनों के संरक्षण हेतु 4 उपाय निम्न प्रकार से हैं। वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए, वन कटने और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। दूसरा, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, जूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए और सामाजिक वानिकी को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो अब सामाजिक वानिकी क्या होती है ये भी अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात का, तो पहले आप वीडियो पॉज करके या तो नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, तो सामाजिक वानिकी क्या है? तो सामाजिक वानिकी क्या है? बेकार पड़े भूभाग पर वृक्षारोपण करके वन क्षेत्र में विस्तार करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। कोई भी हमारे आसपास का बेकार पड़ा भूभाग है जो हमारे कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, जैसे हमारा विद्यालय है वहां पर कुछ खाली भूमि पड़ी रहती है, हमारी जो सड़कें होती है उसके आसपास कुछ खाली भूमि पड़ी रहती है, कई प्रकार के सार्वजनिक भवन है जैसे कि आपका हॉस्पिटल हो गया, तो वहां पर जो भी बेकार पड़ा भूभाग है उस पर वृक्षारोपण करके वृक्षों की संख्या को बढ़ाने ही क्या कहलाएगा, सामाजिक वानिकी कहलाएगा। अब देखो सामाजिक वानिकी में और क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो सामाजिक वानिकी के द्वारा वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में क्या किया जाता है, जो ग्रामीण के लोग हैं उनको शामिल किया जाता है, तो उस बहाने उनको रोजगार भी मिल जाता है और साथ में जो वृक्षारोपण किया गया है उनमें से कुछ वृक्षों को उनके लिए जो वृक्षों की टहनियां हैं या जो पशु है उनके लिए जो उनकी टहनियों की पत्तियां हैं उसको भोजन के रूप में काम में लेने के लिए कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। इसके अलावा जो लकड़ी है वो भी उनको कुछ मात्रा में उनसे दी जाती है और गोंद जैसे जो वन उत्पाद है वो भी उनको कुछ मात्रा में उन्हीं पौधों से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं भाई सामाजिक वानिकी जो है वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया विशिष्ट कार्यक्रम है। क्या है सामाजिक वानिकी? वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा चलित विशिष्ट कार्यक्रम है। तो सामाजिक वानिकी क्या है, हमारे बात समझ में आ गई कि बेकार पड़े भूभाग पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र में विस्तार करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक वानिकी के द्वारा वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी और अन्य वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। सामाजिक वानिकी वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा चलित विशिष्ट कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और अपन देखेंगे, इस सामाजिक वानिकी के 3 घटक हैं तो वो अपन देखेंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, आपने नोट कर लिया होगा, किया कि नहीं किया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक लिखिए। तो वैसे 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक वानिकी के 2 घटक लिखिए। 2018 में प्रश्न पूछा गया तो अपन 3 घटक है, इसके तीनों याद करेंगे। सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक है। देखो पहला है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब क्या हुआ कि जिस खेत में अपन कृषि करते हैं तो उसके ऊपर जो मेड़ होती है तो वहां पर अपन बीच में वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो वो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आ गया। इसी तरीके से वन विभाग के द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण करना। और तीसरा है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। तो ये सामाजिक वानिकी के 3 घटक माने जाते हैं। कृषि वानिकी, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। और तीसरा है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर क्या करना, वृक्षारोपण करना। तो आज अपन ये 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी बिंदुओं से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो वन्य जीव और वन्य जीवों का जो संरक्षण है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसके अंदर अपन वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इस तरीके की बातों पर विचार करेंगे। तो आज आपको जो प्रश्न बताए गए ये देखें आप, जो इंपॉर्टेंट लाइनें कुछ बीच में मैंने दी है जो रिक्त स्थानों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थी वो आपको देखनी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।